किसान बनना क्या कहना चाहिए कि मैं किसान हूँ ही, मैं किसान परिवेश की हूँ। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी फौज में थे, पर दादा, तो उस तरह से जमीनें हमारे हेलो शिवानी, हमारे पुश्तैनी खेती किसानी तब भी होती थी, अब भी हो रही है। और जो है शादी हुई तो इत्तेफाकन वहाँ भी खेती किसानी होती है, तो उस तरह से अच्छा, ये इसमें नेटवर्क इश्यूज हैं थोड़े से, शायद मुझे लगता है। तो हेमा जी हेलो। तो इस तरह से किसानी जो है, मैंने बचपन से, जब हम छोटे थे, पिताजी फौज में थे, हम गर्मियों की छुट्टियां अपने गांव में बिताते थे जाके। तो दादी के पास जाते थे, वहीं पे इस मौसम में, गर्मियों की छुट्टी में तरबूज खरबूज वो अपने खेतों से जाकर तोड़ते थे। साथ में नहर थी, उसमें उसको ठंडा करने के लिए रख देते थे, और वही तोड़कर वही हमारा नाश्ता होता था। फिर उनके साथ ढुमक ढुमक के अपने घर आ जाते थे। नमस्ते सभी को। तो ये एक चीज जो थी वो बचपन से अपने अंदर इनकलकेट होती रही। धीरे धीरे चूंकि पापा फौजी थे, तो ऐसी जगहों पे उनकी तबादले हुए, ऐसी जगहों पे उनके दूसरा घर आधे कोस पे है। तो बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं होता था। स्कूल गए, उसके बाद, अब मैं पूरा नहीं दिखाई दे रही हूँ ऐसे, ठीक है? I don't know. Okay. अभी ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके, अब ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम जो है वहाँ, और फौजियों के साथ एक होता था, राजेंद्र जी नमस्ते, कि वो एक जगह पे टिकते थे, तो तीसरे से यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। को हमें घर मिलते थे आगे पीछे, आगे पीछे पीछे पौधे पत्तियां उगाती, कंपटीशन होता था। जैसे कि फला का घर जो है, का जो है वो कैसा है, बेटा मेरे को एक चीज ला दो जिसको मैं थक जाऊंगी। देखे थे शहरों में। मुझे याद है मेरे पिताजी ने जब मिरांडा हाउस में मेरा एडमिशन कराया था, तो आप हंसेंगे लेकिन मुझे ये बात कहने का बहुत मन भी करता है, कि जब मिरांडा हाउस में मैं अपने बालों की दो मोटी मोटी चोटियां, अब ये नहीं हो गया। एक्चुअली मेरा मेरा नेटवर्क बहुत स्लो हो गया था, तो मैंने वो दूसरा चेंज कर दिया है, इससे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं दो चोटियां बना के और अपने कॉलेज जाती थी, और बहुत पिन अप करके दुपट्टा, और इस पार से उस पार जाने के लिए मैं ऑटो वाले को, उस जमाने में 30 रुपए लेता था, तो था ये से मेरा जो कॉलेज लाइफ भी, फाइनल ईयर में पहुंची तो मैं पूरी तरह से कहिए कि मैं दिल्ली वाली हो गई, और दिल्ली को मैंने कहा महबूब शहर। वो एक उम्र थी जब, अच्छा ये नेटवर्क थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है। नेट नेट पता नहीं, थोड़ा सा फीवल है यहाँ पे। सोनी हेलो, मैं ठीक हूँ। नेट शायद यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, पर ठीक है। थोड़ी सी परेशानी है दोनों तरफ, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मुझे लगता है कि अब नेटवर्क परेशान काफी समय से कर ही रहा है हम लोगों को। तो ये इस तरह की नेचर की एक लड़की थी। और हुआ यूं कि मैंने बीएससी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना हो, हम वो उस तरह के बच्चे थे, और वही पढ़ा। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में जब मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, तब मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैं पेड़ पौधों के लिए बनी हूँ, या वो मेरे लिए बने हैं। मैं एक प्रकृति प्रेमी इंसान हूँ, ये समझ में। परिवार में मैं लिटरेचर पढ़ना चाहती थी, बता रही हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि आप लिटरेचर, तो हेलो, दिक्कत आ रही है आपको? थोड़ी सी परेशानी है, पर थोड़ा सा लगता है कि क्या अभी ठीक है, या आवाज अभी ठीक है?
ठीक है। तो ये परेशानियां, मुझे लगता है कि सबको सुन रहा है। कोई मुझे लिख के बताए कि क्या मतलब अभी भी नेट नहीं आ रहा है, या आप लोगों को, मुझे दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मतलब मैं अपनी आवाज कह रही हूँ तो वीडियो बंद नहीं है। बार बार लिंक टूट रहा है, हाँ बार बार लिंक टूट रहा है वंदना जी। मुझे लगता है की प्रॉब्लम है यहाँ पे, घर पे ये मुझे अक्सर ये वाली, लेकिन बाहर अगर बैठूंगी तो बहुत शोर होगा, तो इसलिए यही बेटर है। बीच बीच में लिंक जाएगा, मैं कोशिश में हूं कि ये ना जाए, पर देखिए। तो अ, मैं कह रही थी कि हाँ, तो मैंने जब प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स पढ़ा एमएससी में, और उस वक्त तक मुझे था कि मुझे प्लांट साइंस पढ़ना, हालांकि साहित्य मेरे पिताजी को पसंद नहीं आया था। वो चाहते थे कि मैं साइंस पढूं। उन्होंने कहा कि आप पीछे की लाइट में, हेलो, मैंने थोड़ी जगह चेंज की है घर में। कई बार होता है कि शायद हमारी लोकेशन ठीक नहीं होती है, तो भी शायद वो क्लियर नहीं होता है। कैन यू ब्रिंग समथिंग टू कीप इट, यहाँ लाने के, यहाँ रख, ऊंचा चाहिए बेटा, इतना ऊंचा चाहिए, नहीं नहीं ऊंचा चाहिए, नहीं नहीं ऊंचा चाहिए बेटा, कुछ लेके आओ। तो मैं क्या कहते, अ, मैं एक से नेट, क्योंकि वो एक टेबल है, उसके पास शायद इश्यूज आ रहे थे। हुआ ये कि मैंने पेड़ पौधों के साथ जो है पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, और एमएससी के बाद ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इसी फील्ड में रिसर्च भी करूँ। मैंने रिसर्च प्लांट साइंसेस नहीं किया। वो एक ऐसा दौर था, मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे क्या क्या करना है, कि मैं अगर तो लेक्चरशिप क्या करूं। मेरे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बनाना वो सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक औरत के लिए सबसे समझ में था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत कॉशियस थी कि मुझे कुछ करना है। में रजिस्ट्रेशन लिया जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जो मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करते थे, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे लिया, जहाँ की मैं मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च मैंने किया। मेडिसिनल प्लांट्स का जो बेसिकली दिल्ली का जो रिज बेल्ट है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे, पहाड़ियाँ भी हैं, ये सबसे रगड़ ट्रेन। आई थिंक आई शुड गो आउटसाइड। नहीं, मैं बालकनी में जाती हूँ। आई थिंक दैट इज द बेस्ट आइडिया। अभी मैं खेत से आई हूँ तो मैं बाहर जा सकती हूँ। सॉरी, मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ दोस्तों। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बार बार हम बात शुरू करें और बार बार हमारी बातें इंटरप्ट हो जाएं। हालांकि यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, बट इट इज ओके। मुझे गर्मी बर्दाश्त है, पर ये डिसकनेक्टिविटी मुझे अच्छी नहीं लगती। आई थिंक अभी आप लोगों को मैं दिखूं ना तो थोड़ी आवाज तो आएगी, और यहाँ शायद कनेक्शन बेटर रहेगा। तो हाँ, नेट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हेलो उषा जी, अब मुझे लगता है कि मैं बालकनी में आ गई हूँ, तो शायद यहाँ बेटर सिचुएशन हो। तो ये हुआ कि मैंने पीएचडी किया, और पीएचडी करने के बाद मैंने सुनीता नारायण जी का एनजीओ, तब वो अनिल अग्रवाल जी देखते थे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो अपने पीएचडी के बाद मैंने वाइवा के जो फेज था उसमें उनके साथ एयर पोल्यूशन पे काम किया। हेलो उषा जी, हेमा हेलो, संजीव जी नमस्ते, गुड इवनिंग, संजू हेलो, हेलो एवरीवन। आई थिंक आपको क्वालिटी पुअर भी हो, पर ये डिसकनेक्टिविटी नहीं होगी शायद। वो बेटर आइडिया था मेरा, मुझे लग रहा है ये बालकनी इज अ मच बेटर आइडिया। तो तो मैंने वो उनके साथ एक लगभग उस दौरान मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने टेरी में नौकरी की, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था, जिसमें मैंने काम किया। माइक्रोराइजा रिसर्च में थोड़ा सा काम किया, और उस वक्त तक मुझे ये खेती
की बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और मुझे पता चल गया था कि मैं इस चीज के लिए ही बनी हूँ। और मैं इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, जिस प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो था वो प्रोजेक्ट वीट रिसर्च पे था, कि गेहूं की के रिसर्च पे एक प्रोजेक्ट था। तो मुझे समझ आया, मैं बहुत जगहों पे घूमी। मैं बहुत घुमंतु इंसान हूँ, राज की बात बता रही हूँ। ये दो महीने मुझे अगर कोई कहे कि ये सबसे बड़ी इसमें क्या दिक्कत लगी है, तो मुझे ये लगता है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, चाहे वो काम हो चाहे कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि वो जीना ही नहीं है। तो आई एम अ बिग ट्रैवलर। मुझे लगता है कि ट्रैवल जो है वो मुझे जिंदगी दे सकता है। अगर मैं मर रही हूँ तो आई विल सर्वाइव ऑन दैट। तो मैं बहुत जगह घूमी। मैंने उनके साथ मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे काम किया। उसके बाद उनके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स पे इंडो स्विस कोलैबोरेशन था हमारा एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते थे। और वो एक टाइम था जब मैंने सीरियसली इस ऑर्गेनिक जैविक खेती को जो है ऑप्शन बनाया। मुझे लगा कि मैं इस पे काम करूंगी। वहां नौकरी करने के साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। और फिर जो हुआ कि स्त्रियों के साथ यूजुअल होता है कि आप बहुत बहुत बिजी हो जाते हैं परिवार में, और उसके बाद आपको अपने लिए कुछ वक्त नहीं मिलता है। तो मैं कोई अनयूजुअल नहीं थी, साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि एक बैलेंस बनाना था। मेरे बच्चे हुए तो उनको भी टाइम देना था। और हम न्यूक्लियर फैमिली थे। तो इन लॉज बाहर वो गांव पे रहते हैं, खेती किसानी है, सब कुछ है, तो वो लोग भी नहीं हमारे साथ अपना पूरा समय दे सकते थे। तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों को समय देना है। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर, मैं अफोर्ड कर सकती थी ऐसा नहीं कहूंगी। हमारे लाइफ में बहुत क्राइसिस फेज आया मेरे नौकरी छोड़ने से, क्योंकि एक फाइनेंशियल आपको झटका तो लगता ही है। तो लेकिन मैंने चॉइस से छोड़ा ये नौकरी। हाँ, इस दौरान मुझे बाहर विदेशों से बहुत सारी नौकरियों के चॉइसेस मिलते रहे, जो अब भी मिलते हैं इनफैक्ट इस दौरान भी। लेकिन मैं 2-3 बार वहाँ उनके प्रोजेक्ट्स में काम करने गई और किया भी मैंने। मुझे लगता है, हेलो राजेश जी, हेलो अनामिका, दिव्या जी, हेलो, नमस्ते। तो मुझे लगता है कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं रहती हूँ। अब मैं उस तरह की इंसान हूँ, किसी किसान के साथ बैठूंगी, उसके साथ चटनी रोटी खाऊंगी, रास्ते चलते किसी से रुक जाऊंगी, उसके साथ मन लग गया तो बतियाऊंगी, उसके यहीं बैठ के चाय पी ली। तो मैं वो डिसिप्लिन में मुझे नहीं रहा जाएगा कि मैं 4 बजे कहीं चाय पीने कोई बुलाए और उसके बाद मैं अकेले अपने काम करते रहूं। मैं उसके लिए शायद बनी नहीं थी। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी उन प्रोजेक्ट्स में। जब भी मैं गई तो मैं लौट आई। और मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ नौकरी नहीं करूंगी। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे इसके लिए नहीं रोका कि मैं बाहर जाके नौकरी ना करूं, लेकिन मैंने इसको वो एज ए ऑप्शन कभी लिया नहीं, और ना लूंगी भी शायद। उसके बहुत सारे कारण हैं। मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो परिवार है और शांति है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में ये समझ लिया था कि ये जो मिट्टी है ना, इसी के साथ जो है जीवन सुखी है। उसके बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिंदगी से, जहाँ बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़े में आप सब कुछ। तो ये चीज थी, वो मैंने अपना किया ये सब। बच्चों के दौरान मैंने एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि मैंने 2002 में हम लोग मधुबनी गए, मखाना रिसर्च पे कुछ हमारा काम था। तो मैं मधुबनी गई। मैं बिहार से मेरा कोई वास्ता नहीं था तब तक। जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ देखा कि पॉवर्टी का लेवल बहुत है, लोग बड़े प्यारे हैं। मुझे बिहार का सबसे अच्छा हिस्सा मधुबनी लगता है। वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, मैं वहाँ के खान पान और वहाँ के एक आदर सत्कार में मैं बहुत फैसिनेट होती थी। तो हेलो शशि, आशा जी हेलो। तो जी वन्ना जी, बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मुझे पता है इसमें कोई आमदनी नहीं है, पर सुख है। और मेरे लिए सुख बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रीडी, बहुत
बहुत अचीव नहीं करना है जिंदगी से, शांत, मैं उस पर ध्यान देती हूँ। हालांकि मुझे इसके लिए बहुत ताने मिलते हैं, मेरे परिवार में कहते हैं तुमने इसी के लिए पीएचडी किया था कि जाके खेती किसानी करो, वहाँ टोकरियां बनवाओ और ये बेचो और इसमें फिर उसके बाद आके दुखी हो जाओ और ये फसल खराब हो गई। मुझे बहुत ताने मिलते हैं, लेकिन ठीक है, मुझे किसी की बात का कोई फर्क जी। उन्होंने मुझे अभी धमकाया रास्ते में, क्योंकि मेरा ड्राइवर जो है वो लॉकडाउन में फंस गया है वहाँ यूपी में। तो अब वो नहीं जा पाता है, तो मुझे ये बॉर्डर्स हैं और बहुत लंबा ड्राइव है, तो मेरे पति को सिक्योरिटी रीजन से मुझे छोड़ते नहीं है, नहीं नहीं आप नहीं जाएंगी अकेली। और जब मैं वो चलते हैं, क्योंकि होता है ना कि कुछ खुश होकर या खुश होकर, हालांकि नेचर उन्हें भी पसंद है पर हार्डशिप नहीं पसंद है, तो वो ठीक है चलूंगा, चले जाते हैं, फिर रास्ते पर बहुत सारी बातें सुनाते आते हैं, पर ठीक है, इट इज ओके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। मुझे पता है कि अब मुझे मैं प्रिपेयर्ड हूँ ये सब सुनने के लिए, बिकॉज मेरा मोटिव है फार्म पे जाना, अपना काम खत्म करना और चले जाना। सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड आई टेक इट हैप्पीली। तो उसके किरण जी नमस्ते। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं मधुबनी गई, वहां पे मैंने एक गांव है जितवारपुर, सब लोग जानते हैं, जितवारपुर इज वेरी फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग। वहां की एक आर्टिस्ट हैं चानो देवी पासवान, अब वो है नहीं, वो थी, शी डाइड ऑफ कैंसर। हमने उनकी जो अपनी हिसाब से उनका मदद कर सके वो करा। 2011 में उनकी डेथ हुई। तो जब चानो देवी को मैंने देखा तो मैंने बोला ओके, शी इज द वन, एक ये वो औरत है जिनके साथ मुझे काम करना है। मैंने उनसे कहा चानू जी आपकी उनकी पेंटिंग इतनी फैसिनेटिंग थी, गोदना पेंटिंग पे वो काम करती थी, चानो देवी पासवान उनका नाम था। तो बहुत सारी स्टेट और नेशनल अवार्डी है इनफैक्ट वो पेंटर। हाँ, मन का काम है, सच में मन का काम ही सुख देता है। तो मैंने चानो जी के साथ वहां पर 5 बच्चियों को शुरू किया। मैंने कहा कि आप इन 5 बच्चियों को अगर ट्रेन करेंगी तो मैं अगली बार जब प्रोजेक्ट के लिए आऊंगी तो मैं आपको इसके लिए कुछ पैसे दूंगी। वो हैप्पीली एग्री हो गई और मैंने उन्हें कुछ पैसे शुरू में दिए। तो उन्होंने अपनी एक झोपड़ी थी उनकी छोटी सी, उस झोपड़ी में उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और 2-2 घंटे ट्रेन करती थी। तो फिर मुझे लगा कि अरे वाह। फिर मैंने उन्हें कहा कि अब आप मेरी टीचर हैं और मेरे मैं आप ये, उस वो जमाना लालू जी का जमाना था और बिहार में क्राइम अपनी पूरी पीक पे था। तो मेरी सास इतना नाराज होती थी क्योंकि मेरा ससुराल छपरा में है। वो कहती थी कि रमा को कोई काम नहीं मिला कि यहाँ आके करें, अगर बच्चों को पढ़ाना है या कुछ करना है। आप बताओ, ये वहां चली जाती हैं छोटे से बच्चे को गोद में लेकर, और संजय को भी, संजय मतलब माय हस्बैंड नेम इज संजय पांडे, तो वो उनको भी खूब अच्छे से भाषण पिलाती थी। हालांकि संजय को ये पता था कि ये बहुत हेड स्ट्रांग है, मानेगी तो है नहीं, तो हम दोनों एक दूसरे के कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके चलते हैं जीवन में। कुसुम जी हेलो, मनीष जी हेलो। तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा काम लगा। मैंने वहां पे एक स्कूल शुरू कर दिया और 2005 में मैंने एक संस्था रजिस्टर करा ली, क्योंकि हम 21 बच्चियों को हर साल उस स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग देते रहे। हमने देना शुरू कर दिया वो ट्रेनिंग, अभी भी है वो स्कूल। हर बार बरसात में वो मिट जाता है, फिर हम हर साल बनाते हैं। तो मैंने जो मेरी नौकरी से पैसा मिला था कुछ फंड्स का, मैंने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया। हालांकि जिस इंसान ने मुझे वो टुकड़ा दिया था उन्होंने बोला कि रमा जी आप जानती हैं, मैंने कहा क्या? कहा कि पता है हमारे यहाँ जमीन नहीं बेचते। नमस्ते मनीष जी, किरण जी हेलो। हमारे यहाँ जमीन नहीं बेचते और हम आपको ये जमीन इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, तो आप भगवती हैं। तो वहाँ के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इनफैक्ट वो मेरा एक एस्केप फ्रॉम लाइफ है। मैं कहीं से थक जाती हूँ सब लोगों से, तो मैं वहां चली जाती हूँ और आई फील विद इन माई सेल्फ, मैं अपने आप के साथ वहाँ कंप्लीट महसूस करती हूँ। और अजब सा प्रेम है उन लोगों के साथ। मुझे पता नहीं, मेरा कोई पिछले जन्म का कार्मिक कनेक्शन होगा वहाँ पे। और
वहाँ रहती हूँ 2 4 6 दिन, अपना काम करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ। और हमने बहुत सारी चीजें मैंने उन लोगों के साथ की, उसमें बहुत पॉइंट्स थे। देखिए, ये आज माइग्रेशन की परेशानी आ रही है इस देश में, ये चीज मैंने 2005 में कहा था कि एक पेंटर जिसके हाथ इतने खूबसूरती से चलते हैं, वो अच्छे म्यूरल्स बनाता है, अच्छी पेंटिंग करता है, वो जाके कहीं रिक्शा चला के 10,000 क्यों कमाता है? आखिर इसका क्या कारण है? क्या उनको रोजगार यहाँ नहीं मिल सकता? क्या उनकी इस आर्ट को, इस कला की कोई कदर नहीं हो सकती कि वो बाहर जाके रिक्शा ना चलाए और अपने बच्चों की यहाँ परवरिश कर सके? तो मैं इन सब चीजों से बहुत आहत भी होती थी। इनफैक्ट मैं गांव में ऐसी स्थितियां देखती थी कि बूढ़े हैं और बच्चे हैं और यंग सब बाहर हैं। कहाँ है जी, कमाने गए हैं, कहाँ है जी, परदेश गए। तो ये स्थिति थी। तो मैंने वहां पे एक डॉक्यूमेंटेशन भी किया जिसमें कि आप नेचुरल चीजों से कलर्स बनाते हैं, जैसे कुमुट हो गया, जैसे पीपल का हो गया, बार्क हो गई, या किसी चीज की जड़ हो गई, किसी चीज का फूल का पत्ता हो गया, जैसे वो सेम होता है उसका बीज हो गया। बहुत चीजों से लोग रंग बनाते हैं। अब क्या है, पेंटिंग है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लोग करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल कलर से। नेचुरल कलर की जो प्रोसेसेस थी, जिसको गेरू से पोता जाता था, गोबर से पोता जाता था पहले, पेपर को, हैंडमेड पेपर को, फिर उस पे कुछ किया जाता था, वो सब मतलब एक तरह से लोगों को आउटडेटेड लगने लगा था। और उनके साथ काफी अच्छे से हमने काम किया। और ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हालांकि मैंने मिनिस्ट्री में एक प्रोजेक्ट डाला कि हम यहाँ पे एक म्यूजियम करना चाहते हैं या बच्चों के लिए स्कूल करना चाहते हैं, तो हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। मुझे लगता है कि काम करने वालों के लिए सरकार की कोई बहुत ज्यादा मदद होती नहीं है। ये बात मैं उस समय भी जान गई थी, मैं अभी भी जानती हूँ। एनीवे, ये मुद्दे अलग हैं। तो मैंने मैं अपना उसका एक हिस्सा मैं इस काम के लिए उठा के रख देती थी और मैं ये काम करती थी, अभी भी करती हूँ। अभी भी वो स्कूल है। अब पिछली बरसातों में बिल्कुल खराब हो गया था। मैं इस गर्मियों में जाके वहाँ की झोपड़ियाँ फिर से बनानी थी, काम फिर से शुरू करना था, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में अक्सर वहाँ 1 2 हफ्ते जाकर रहती हूँ और काम करती हूँ उन लोगों के साथ। अब वो स्कूल एक रिदम में आ गया था, लेकिन अब वो नए सिरे से फिर शुरू करूंगी, क्योंकि यही चीज जो है, हाँ वही, बहुत बुरा लगता है। आप कभी, वन्ना जी, मैं आपको बताऊं, ये जो टैलेंटेड लोग हैं, आप विदेशों में जो आर्ट की कद्र है, आप यहाँ से लोग अपने घरों में किसी को गिफ्ट देंगे तो कोई विदेशी चीज देंगे, ये नहीं देंगे कि कोई मधुबनी का पेंटिंग दे दें, कोई आर्ट दे दें, कोई क्लासिक चीज दे दें। लोग इतना खूबसूरत है ताकि उनको लिए भी फंड रेज हो, जो आर्टिस्ट है उसको मोटिवेशन मिले। नहीं, उसमें भी आदमी जाके बार्गेन करेगा, 100 रुपए की चीज कहेंगे 50 दे दो, और जाएंगे पार्लर में 1500 रुपए खर्च कराएंगे। अब हम लोग पार्लर नहीं गए थे बहुत समय से, तो क्या हम लोग बर्बाद हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मानसिकता का ही असर होता है। और मुझे लगता है कि लोगों ने इस चीज को समझा नहीं, तो नेचर ने इसको समझा दिया। ये हमारे लिए एक हार्ड टाइम है और नेचर ने बहुत सही ट्रीटमेंट किया है हमारे साथ। बिल्कुल भी हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटते हैं, वही चीज है। तो हमने एक डॉक्यूमेंटेशन की, नेचुरल कलर बनाना शुरू किया। अब लोग बनाते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी आर्ट्स, जैसे गुदना, लाइन ड्राइंग, तांत्रिक, और वो अलग अलग तरह के उनके पैटर्न्स थे। मैंने उन पैटर्न्स पे काम किया, उन लोगों के साथ हमने वो एक प्रॉपर काम किया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वहाँ विदेशी लोग आते हैं, जैसे उनके परिवार के लोग अमेरिका चले गए, उन्होंने मधुबनी म्यूजियम अमेरिका में खोल रखा है। यहाँ बोलेंगे ट्विन टावर पे जो अटैक हुआ था, आप उसका एक पेंटिंग बनाइए। अच्छा जी, पेंटिंग बन गई, यहाँ से ले गए 1000 रुपए में, वहां डॉलर्स में बेच रहे हैं। तो हु इज अर्निंग द प्रॉफिट? एक तो आप आर्टिस्ट के दिमाग से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट वहां पे, अब मैं अगर पेंटिंग बनाऊंगी, आप एक सादा सी बात समझिए, मैं पेंटर हूं वहां की, मेरा एक्सपोजर है पेड़ पौधे, नदी, मछली,
घोड़े हाथी, मैं तो उसी से बनाऊंगी ना, मैं क्यों ट्विन टावर बनाऊंगी जब मैंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, मेरे लिए उसका कोई महत्व ही नहीं। लेकिन जो इस तरह से सिरिंज दिया जाता है मॉडर्न आर्ट के कॉन्सेप्ट पे, लोगों को जो प्रेशराइज किया जाता है, और वो करते हैं क्योंकि उन्हें उसके लिए पैसा मिलता है, और वो ये ले जाके वहां म्यूजियम्स में अपना बढ़िया बढ़िया सेल्स करके पैसा कमा के अपना रख लेते हैं। एंड आई डोंट नो कि ये इस पैसे के साथ ये क्या करेंगे सोसाइटी का, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट आप किसी भी आर्ट को एक्सप्लॉइट, हेलो ममता जी, आशा जी नमस्ते, अनामिका हेलो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब मुझे लगा कि इन पे काम करना चाहिए, मैंने किया। और उस पर्टिकुलर गांव के, इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के पेंटर्स जो हैं वो मेरे अपने हैं, मैं उनके दुख दर्द में खड़ी रहती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने आज तक कभी उनकी पेंटिंग्स को बेचकर 1 रुपया भी नहीं कमाया। इनफैक्ट जो उनके मिलता है तो उन्हीं के स्कूल पे ले जाके लगा देती हूँ, सो दैट कि उनके बच्चे जो नई जनरेशन है, अब जैसे 14-15 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, अभी भी वहां पे यही कॉन्सेप्ट है। तो उन बच्चियों की को एटलीस्ट अगर वो पेंटर हैं, अगर वो स्किल्ड हैं, तो कम से कम 8-10 हजार का काम वो कर सकते हैं अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो इतना कर सकते हैं। और ये जो है वहां पे मतलब उन्होंने किया भी, करते हैं बच्चे, बहुत सारी बच्चियां हमारे यहाँ से। और आर्ट ऐसे परकोलेट होती है, एक लड़की को ट्रेन करते हैं तो आप एक स्कूल को बनाते हैं। एक बच्ची ने हमारे यहाँ से सीखा, वो शादी होके कहीं गई, वो अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में, अपने परिवार में इस तरह से इनकलकेट कर रही है। ऐसा नहीं कि ये मतलब जो है चीजें हो रहा है। अब आ जाती है खेती किसानी की बात। मैंने मधुबनी अपने एक इंटरेस्ट जो था जिसपे काफी सारी बात कर दी, मैं थोड़ा सा जगह चेंज कर लेती हूँ बिकॉज धूप मुझे थोड़ा बीच बीच में परेशान कर रही है, बट एटलीस्ट हम कनेक्टेड हैं, मैं इसलिए खुश हूँ। तो मैं अब आ जाती हूँ ये खेती किसानी वाली बात पे। मैंने ये एक चूंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए थे, मैं दोनों बच्चों को गांव में अपने साथ ले जाया करती थी, क्योंकि एक बच्चे ब्रेस्ट फीड पे थे, तो अब उनको छोड़कर काम करना मुश्किल था। मैं उनको साथ साथ लेके घूमती थी, वहीं उनके साथ गांव में उन लोगों के साथ ही रहती थी। मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, मुझे होटलों की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अपना कमरा दिया, आराम से रहे, उन्होंने वही, तभी मैंने ये तिलकोर का तरुआ हो चाहे कुछ हो, ये इस तरह की चीज़ें, जो 50 तरह के भोजन, बस ये कि मैं शाकाहारी हूँ, उनको पता है, वो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मुझे बना के खिलाते रहे और मैं खाती रही और उनके साथ काम करती रही। अब जब बच्चे इस स्कूल में पढ़ने लगे और थोड़े इस लायक हो गए कि उनकी मूवमेंट मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही थी उनके साथ, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना ये खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया। मुझे लगा था ये कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में तब आया कि मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने कहा कि रमा जानती हो, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड जो है वो मिलता ही नहीं है, और मिलता है जो चीज़ें मिलती भी हैं वो कहीं से, फार्मर्स का एक एसोसिएशन है, प्रोक्योर कर लिया, दे दिया। अगर हमें वेजिटेबल्स मिले तो दिल्ली के लिए एक ब्लेसिंग है। तो मैंने इस चीज़ को एज अ चैलेंज लिया और मैंने इसको शुरू किया। अब मैंने वो बास्केट एक शुरू की। हालांकि मैं आप लोगों के साथ ये ईमानदारी से शेयर करना चाहती हूँ कि अभी जब से भी ये फार्म शुरू किया है, इसमें कोई इनकम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 6 तो स्टाफ हैं, 2 मालियों के परिवार हैं, एक गार्ड है, एक ड्राइवर है, तो हम नहीं अर्न कर पाते हैं कि हम उनका भी खर्चा निकाल पाएं। तो उसके लिए मैं कहीं कहीं छोटी मोटी नौकरियां करती हूँ, पार्ट टाइम कंसल्टेंसीज करती हूँ। जैसे किसी का कोई ऑर्गेनिक फार्म डेवलप करना है, वो मुझसे कुछ अपने काम करवाता है, उसके एवज में मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उस तरह से मेरा खर्चा ये सब चलता है। हालांकि मैंने कमर्शियली बहुत सोचा कि मैं इसको बास्केट को डेवलप करूं, लेकिन जानते हैं क्या होता है लोगों में कि हम बहुत प्योर सब्जियां दे रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, लोग इसमें हमारे साथ इतना खुश नहीं रहते हैं। उसका कारण क्या है? वो बोलेंगे अरे आप 1000 रुपए में आपकी सब्जी हमारे घर पहुंच रही है, और हम तो 500 रुपए में मार्केट से ले लेंगे, 600 में हम आपकी सब्जी क्यों है। लेकिन वो नहीं जानते कि जो जैविक चीजें हैं इस देश में 20 साल पहले, हम लोगों की याददाश्त से भी पहले, आप ये सोचिए कि कोई कैंसर्स नहीं होते थे। कैंसर्स फिल्मों में होते थे। हम फिल्मों में कहीं एक
सैड ट्यून बना के चलाते थे कि अब इस इंसान को मारना है तो इसको कैंसर दिखा दो। अब आप देखिए हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित है, हर तीसरा आदमी, किसी को कौन सा कैंसर है, किसी को कौन सी बीमारी है, किसी को एंजाइटी प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है। ये लाइफस्टाइल बीमारियां क्यों है? ये क्यों? हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हैं। हमारे पास हेल्दी खाने कोई नहीं है। आप सोचिए, रातों रात स्टीरॉयड का कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है लौकी में, सवेरे तोड़ के सबको खिला दी जाती है। आप हरी और कच्ची कच्ची देख के बाजार से ले आते हैं, बट आपको नहीं पता इसमें हार्मोन्स इंट्रोड्यूस किया गया है। आप तरबूज खाते हैं, आपको लगता है वाओ बहुत मीठा है, उसमें शक्रीन के इंजेक्शन रंग भर के लगा दिए जाते हैं। आप नहीं जानते हैं कि उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। इस तरह की बहुत चीजें हैं। जैसे अब हमारे पास पिछले बार मटर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि हमारे यहाँ दीमक लग गया। हमने अफसोस किया और हमने कहा हम नहीं वो सर्व कर सकते। जो चीज हम नहीं कर पाएंगे पैदा अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग से, कंपोस्टिंग से, हम अपनी खादें बनाते हैं, गोबर खाद और इन सब से, तो हम वो चीज देंगे ही नहीं। क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको जिनके साथ, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ऑनेस्टी भी देखनी है कि वो आपके ऊपर भरोसा करके बहुत सारी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी चीजें हैं। तो आप देखिए वैक्स कोटिंग हो जाती है। आप लोग कहते हैं अरे तुम्हारे इसमें हमने काटा था रमा, इसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा जिस दिन आपको मैंने सब्जी भेजी और उसमें से एक छोटे से में भी कीड़ा निकल आया, यू फील हैप्पी। आप सोच लीजिए कि ये केमिकली ट्रीटेड नहीं है। क्योंकि आजकल किसी फल, किसी सब्जी में आपको कीड़ा नहीं मिलता, वो चिकनी, सुंदर, खूबसूरत मॉडल्स के जैसे होते हैं। तो लोगों को बहुत ज्यादा मुझे समझाना भी पड़ता है। कभी कभी तो हार भी जाती हूँ। पिछले दिनों सोच रही थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था कि अब मेरे से ये सस्टेन नहीं होगा, आई शुड टेक अप अ जॉब। मेरे पास कुछ नौकरी का एक आध ऑप्शन आया था, तो थोड़ा ललचा भी जाती हूँ। ऑब्वियसली एक उम्र भी चीज होती है, एक एज होती है स्ट्रगल करने की, भाग दौड़ करने की, काम करने की। अब मैं 4:45 घर पहुंची हूँ, स्नान करके सीधे लाइफ बैठ गई। तो ऑब्वियस है कि मतलब 4-5 बजे तक और सुबह 5 बजे की उठ के मैं 6 बजे घर से निकल गई थी, 7 बजे मैं फार्म पे होती हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे परेशान करती हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपनी एज के अनुसार क्या मतलब इससे वो कर लेना चाहिए। क्या हम सिर्फ ट्रेनिंग तक अपने आप को सीमित करें? ये सारे सवाल मेरे मन में आते हैं और मुझे लगता है कि मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि ये ब्रांड जो है बन जाए, रमैयाज बास्केट, और लोग इसको अप्रिशिएट करें। और हम सिर्फ सब्जियां ही नहीं कर रहे, हमने गेहूं किया, हम जो है अरहर की दाल की, हमने मूंग की दाल की, हम सरसों तेल करते हैं। लेकिन वही है एक चीज कि हमारे पास बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम लोगों को डिफरेंट तरह से पैक करके, अब जैसे कि पहुंचाने का एक जिम्मा है। आप मानिए यकीन कि एक बास्केट जो गुड़गांव जाती है या एक बास्केट जो गाजियाबाद जाती है या जो रोहिणी जाती है, उसमें हमें एक बार का 200 रुपीज मिनिमम फेयर लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग शायद इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और इस चीज को मुझे लगता है ये मानसिकता का भी असर होता है। आपको ये सोचना है कि क्या आप शुद्ध जीवन चाहते हैं, शाकाहारी जीवन चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। आप एक चीज देखिए कि हमारी मानसिकता नहीं है। हम अगर बाहर आउटिंग पे जाते हैं, 1000 रुपए हम खर्च करते हैं, पिज्जा, पास्ता और एक कोक, 2 लोग खा के चले आते हैं। बट उस 1000 रुपए में हम हफ्ते भर का सब्जी खाते हैं, लेकिन वो हमें महंगी लगती है। वो हमें महंगी इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग अपनी सेहत पे पैसा तब तक नहीं खर्च करते हैं जब तक हम किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाते। जब हमें बीमारी हो जाएगी तो उसके बाद ऑब्वियसली डॉक्टर हमसे पैसे निकलवाएंगे। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ पेशेंट्स हैं, जिनको डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको ऑर्गेनिक ही खाना होगा। तो ये मुझे कभी कभी लगता है, मैं हालांकि उनको 20% ऑफ में देती हूँ, वही बास्केट मैं उनको 800 रुपए में देती हूँ जो बाकी लोग 1000 रुपए की लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अपनी बीमारी पे पैसा खर्च करना है। लेकिन ये पैसा खर्च करने की मजबूरी क्यों आई उनको?
हाँ, ओरिजिनल का ये सबसे बड़ा निशान होता है। अगर आप बिल्कुल अगर आप देखिए सेब होता है एकदम चमकीला है, उसको वैक्स कोटेड है आपके। कभी कभी आप टमाटर को देखेंगे, अगर आप उसको धुल रहे हैं उसके ऊपर से बूंदे बूंदे टपकना शुरू हो जाती हैं, वैक्स कोटेड होते हैं। कुछ चीजों पे आप ऐसे स्प्रेस डाल देते हैं जो वैक्स कोटेड होते हैं, तो उन पे ना कीड़े काट ही नहीं पाएंगे, या उनके ऊपर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ही नहीं हो पाता है। अब जैसे इन दिनों टिड्डियों का बहुत सुना है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। जो पाकिस्तान में वैसे टिड्डी तो हमेशा ही अटैक करती है, ये सीजन होता है हमारे यहाँ, लेकिन जो पाकिस्तान से एंटर की टिड्डी वो मध्य प्रदेश में पहुंची, और मध्य यहाँ जयपुर राजस्थान पूरा कवर किया उन्होंने। यूजली बॉर्डर्स पे रह के चली जाया करती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश यूपी को भी टच कर लिया, तो हो सकता है हरियाणा और पंजाब को भी टच कर ले। तो ये ग्रुप्स में जो लॉक्टस की जो फ्लाइज आती हैं वो मतलब अगर एक वर्ग किलोमीटर के आप सब गिन लें तो सबको वजन के लिए तो कई टन में भी निकल आती हैं। ये पूरी एक मतलब 12 घंटे के अंदर पूरी फसल चट कर सकती हैं। बहुत किसानों को इस चीज का नुकसान भी होता है, लेकिन ये सारी की सारी रिपोर्केशंस हैं इस चीज की कि हमने एनवायरनमेंट को इस तरह का बनाया जहाँ पे कि इस तरह के एनिमल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप देखिए कि इनको बचाने के लोग स्प्रे कर रहे हैं, अंधाधुंध खेतों पे स्प्रे हो रहा है। अगर वो स्प्रेड अनाज लोगों के पास आएगा तो कितना ही डेंजरस होगा वो केमिकल्स का, वो वही लोग जानेंगे। लेकिन किसान क्या करेगा? किसान किसी भी हालत में, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है किसान पे मुझे बात करना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक अफसोस है, मैं इसको दुख के साथ कह रही हूँ, कि जो ये देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि हाँ भाई भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसानों की ही सबसे बुरी दशा है। आप ये देखिए, हर किसी का बच्चा डॉक्टर है, हर किसी ने इंजीनियर बनना है। आप बच्चों से भी पूछेंगे वो क्या करेंगे? लॉ करेंगे, जर्नलिज्म करेंगे, मेडिसिन करेंगे। इंजीनियर्स तो इतने भरे पड़े हैं इस देश में, ओवर प्रोडक्शन है इंजीनियर्स की कि विदेशों में भी जाते हैं, यहाँ वहां भी जाते हैं, छोटी से छोटी नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी में। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट, बीएससी एग्रीकल्चर, यहाँ बच्चे ही नहीं है। आपको ले दे के छोटे शहरों के थोड़े बहुत बच्चे मिलेंगे। क्यों भाई? जब आप कृषि प्रधान देश हैं, आपके यहाँ कृषि एक ऐसा करियर। अब आफ्टर कोरोना मैं तो कहती हूँ कि अभी भी लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करें, या बच्चे खुद भी इस चीज को समझें जो इस एज में है, कि एग्रीकल्चर जो एक ऐसी चीज है जो आपके लिए लाइफ रेस्क्यू है। इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन नहीं, मुझे नहीं, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस होता है कि अच्छा क्या, अरे वो तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, वो ऐसे बच्चियों की शादियों में भी समस्याएं होती हैं। हमारा समाज ही अजीब है, मतलब डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी है। वही बच्चा इंजीनियर है, चाहे वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। थैंक यू सुनीता जी। तो वो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हेलो उषा जी। कि बच्चा हमारा इंजीनियर है, हाँ ठीक है, चलो भाई, शादी रिश्ते सब होते, लेकिन वही कोई एग्रीकल्चर करा हुआ है, अरे तुम्हारे पास कोई और कुछ नहीं बचा था। अब मैं अपने से लगाती हूँ, मैं दूर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने से लगाती हूँ। जब मैंने पीएचडी किया तो मेरी फैमिली शॉक्ड हो गई कि मैं खेती किसानी करूंगी। उन्होंने बोला तब ये करने की क्या जरूरत थी, अपने ससुराल में खेत है, अपने गांव में खेत है, जाओ करो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या चीजें हैं जिनसे हम अपनी जमीनों को आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाएं। अब ये जो लॉकडाउन हुआ, अब ये जो क्राइसिस हुआ, अब इसमें ये बताइए कि कौन किसने प्रॉपर्टी खरीदी, किसने कार खरीदी? सब तो राशन खरीदने ही गए थे ना। सबने खाने पीने का सामान ही जुटाया। किसी ने नहीं खेत खरीदा, किसी ने नहीं खलियान खरीदा, किसी ने जाके सोना चांदी नहीं खरीदा। तो जब बेसिक इम्यूनिटी पे आप वर्क ही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट्स, अच्छा आप किसी भी गवर्नमेंट को कहें, आप लेफ्ट हो, राइट हो, मिडल हो, भक्त हैं, आप मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे भाई तो आप मुझे बताइए लेफ्ट में कौन से ऐसे अभक्त लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं?
मोदी जी भी किसानों के लिए उन्होंने बहुत इतनी बड़ी बड़ी से उन्होंने डिक्लेयर किए, उनके हाथों में क्या आया, फार्मर्स को क्या मिला? ले दे के सबकी गाज जो है फार्मर्स पे ही पड़ती है। और इंटरेस्टिंग, ये जो खाद वाले लोग हैं, जो खाद वाले इंडस्ट्री लोग हैं, उनको और प्रमोट किया जाता है। वो किसान को बीज और खाद औने पौने दामों पे देते हैं। आप क्यों हाइब्रिड सीड्स को प्रमोट करते हैं इंडिया में? आप अपने देसी क्यों बीजों की बैंक नहीं बनाते? अपनी देसी चीजों, ठीक है, हरित क्रांति की जरूरत थी इस देश को जरूरत थी कि जब हम भूखे मर रहे थे हम ज्यादा अनाज उगाएं, लेकिन अब तो हम भूखे नहीं मर रहे। अब हमें हमें क्वालिटी उगाना चाहिए और उतना उगाना चाहिए जितना हम खा सके, और अपनी जमीनों को भी बचाना चाहिए। कि हम मर जाएंगे अब, और हम हमारे बच्चे क्या करेंगे या उनके बच्चे क्या करेंगे? आप क्या दे रहे हैं नेचर को? जो नेचर से आप ले रहे हैं तो ठीक है, जब आप नहीं देते हैं तो वो अपने आप ही वापस ले लेता है। ये आपकी फ्रीडम उसने इसीलिए ली है। भाई अगर आप प्रकृति से कुछ भी नहीं कुछ वापस, थैंक यू शुभ्रा, तो कृषि को कोई अहमियत नहीं है, किसानों को कोई अहमियत नहीं है। मैं तो कभी कभी अफसोस, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इस देश के लिए मेरे मन में जो फीलिंग है कि जब तक यहाँ किसानों के लिए, जब तक यहाँ एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, इस सेक्टर को प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप वर्बली मत करिए प्रमोट कि भाई हाँ जी अच्छा फला बैंक से लोन ले लो, अच्छा जी ये लोन माफ कर दिया, अच्छा जी ये कर दिया। आप देखिए ना की समस्याएं आती हैं, सीजनल है प्रॉब्लम, ओले गिर रहे हैं, सब तबाह हो गया, बरसात हो गई, अब इन दिनों लॉकडाउन था, किसी की फसल नहीं कट रही है, किसी का गेहूं नहीं निकल रहा है, व्हाट नेक्स्ट? उन्होंने अपनी सारी पूंजी उसमें लगा दी होती, उनके पास बैंक बैलेंसेस नहीं होते। मेरे पास अपने पास भी इतने पैसे नहीं होते, और मैं सच बताऊं कि लॉकडाउन में मैंने ये इसलिए शुरू किया कि कम से कम फार्म मेंटेन करने का मेरे पास जो जो माली हैं उनको उनका खर्चा चलाने का कुछ पैसा आता रहे। आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि देसी वरना जी देसी बीजों के बारे में कोई सुध ही नहीं है। एक हाइब्रिड बीज लेते हैं और इतना महंगा पड़ता है, इतनी सारी खादें पड़ती हैं, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन। आप अपनी जमीनें खराब कर ही रहे हैं, आपने अपना पानी का लेवल बाद आप जो है अपनी खेती भी खराब कर रहे हो। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हाँ जी हम तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो हमारे दुखों के कारण हम खुद ही हैं, मतलब हमारे लिए इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हाँ ये है चीज बहुत बुरी है, सरकारें चली जाएं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करती है। ये सिर्फ किताबी और ऐसी बातें होती हैं। आप अगर रियल फैक्टर्स में चले जाएंगे तो आपकी आत्मा रो देगी किसान को देखते हुए। उसके पास उसके देह पे कपड़े से ज्यादा नहीं होता है, वो उतना नहीं कमा पाता है। क्यों किसान सुसाइड करता है? एक तो एजुकेशन नहीं है, आप उनको एजुकेट नहीं करते हैं। नई टेक्नोलॉजीज जो हैं खेती किसानी की, मल्टी लेयर फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इनमें प्रमोशंस नहीं देते हैं। अगर आदमी पैदा भी कर लेगा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तो उसका बिकेगा नहीं, कहेंगे भैया बहुत महंगा बेच रहे हो। तो ऑर्गेनिक कितने परसेंट लोग करते हैं इस देश में? अगर 5% आदमी ऑर्गेनिक करेगा तो वो महंगा ही बिकेगा और उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप अगर आपकी पॉइंट परसेंट की जनरेशन अगर इस चीज को खा रही है तो उसका क्या बहुत कितना बड़ा यूज होगा आप बताइए। तो ये इतने सारे जिनको एड्रेस कभी गवर्नमेंट नहीं करती है, ना गवर्नमेंट करती है, ना सामाजिक संस्थाएं करती हैं, और ना ही इंडिविजुअल खुद करते हैं। मैं बहुत एक दो एग्जाम्पल्स कभी कभी देखती हूँ कि वो बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे थे, फिर परेशान हो गए, फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, बैक टू पवेलियन चले गए अपने गांव। आज उनके पास एक छोटा सा फार्म, वो सुखी है। तो सुखी तो है जीवन, और क्या है? अगर आप शांत नहीं रह सकते हैं, आप अच्छा नहीं खा सकते हैं, आप कितना भी पैसा कमा लें, तो वो कोई सुख नहीं है। उससे मतलब अफसोस भी होता है, कभी कभी हैरानी भी होती है, और फिर लगता है कि शायद दुनिया के नियम ही ऐसे हैं। हालांकि
मैं कभी निराश नहीं होती हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। मुझे लगता है कि नई जनरेशन हमसे ज़्यादा समझदार है, हमारे बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, उनको लगता है कि वो इन सब कामों में हमसे बेहतर करेंगे और करेंगे भी। लेकिन हमें एक दिशा तो देनी पड़ेगी। आप देखिए कितने एग्रीकल्चर बड़े बड़े कॉलेजेस में कितने एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट इनसे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। आप रखिए उसको इतनी इस लेवल पे कि बच्चे को उसमें एडमिशन लेने में प्राउड फील करे, उसके कैंपस सिलेक्शन हो, उनको नौकरियां मिले, तो ऑब्वियस है कि बच्चा जाएगा। अब वो बच्चों को लगेगा अरे हॉर्टिकल्चर कर लिया तो व्हाट नेक्स्ट। तो ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी जिस फील्ड में होगी उस फील्ड में बच्चे नहीं जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे वो जाएं, और उस तरह से वो एरिया हमेशा नेग्लेक्ट रहेगा। आप इंजीनियर बन जाएंगे किसी मतलब XYZ इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद कोई पैरवी लगाते रहेंगे कि भाई फला जगह लगा दो नौकरी, 10,000 से नौकरी शुरू करेंगे, जीवन में कभी तो 50,000 पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने खेत से 10 की जगह 20,000 कमा ले तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? वो ज्यादा पीसफुल नहीं है, ज्यादा हेल्दी नहीं है क्या? इसमें एक और इंटरेस्टिंग मुझे एस्पेक्ट लगता है कि हमारी सोसाइटी बहुत हिपोक्रेट सोसाइटी है। बहुत सोसाइटी शायद हिपोक्रेट होंगी, मैं अपने देश के बारे में जानती हूँ कि यहाँ लोग दिखावे के लिए बहुत जीते हैं। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप उस गाड़ी को में बैठे से शर्मिंदा महसूस करेंगे। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ी जगह घर चाहिए, आपको सब कुछ ऐसा चाहिए जो A1 हो। आप जमीन पे रहना ही नहीं चाहते, आप मिट्टी को हाथ लगाना ही नहीं चाहते, आप अपने गमले को भी खोद के उसको सही नहीं करना चाहते, उसके लिए भी एक माली आपने अलग से रखा हुआ है। क्योंकि हम इतने हिपोक्रेट हो चुके हैं, हमें अपने अंदर दिखावा बहुत ज्यादा है, शो बिजनेस बहुत ज्यादा है। अब मैं आज जैसे कुछ भी सामान है अपना, मालियों के साथ मैं खुद काम करती हूँ फिजिकल, मैं खुद डाल दरती हूँ उनके साथ बैठ के। मुझे पता है कि वो दरने से मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा। उनको लगेगा कि ये काम ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हम ही कर रहे हैं, ये काम कोई भी करता है और करना चाहिए अपने खाने पीने के लिए। तो ये सारी चीजें, लोग बहुत डाउन टू अर्थ नहीं रह गए हैं हमारी सोसाइटी में। एक ऐसा स्तर आ गया है, आप देखिए लोगों में अजीब सी होड़ मची रहती है। मैं कभी कभी वर्चुअल फोरम पे देखती हूँ, मैं हैरान भी रहती हूँ। हालांकि फेसबुक पे मैंने कभी आज तक अपने आप को डीएक्टिवेट नहीं किया, 2010 से मेरा अकाउंट है, बट मैं देखती हूँ लोग लड़ते हैं, आज डीएक्टिवेट हो जाते हैं, कल आपको कुछ लोग दिखते हैं वो ऐड अ फ्रेंड आ जाता है वो किसी ग्रुप में। क्यों? क्या एंग्जाइटी है, क्या ईगो है, क्या परेशानी है आपके पास है कि आप बेमतलब की बातों में जो अपने आप को एक्सप्लोर। हाँ, पंत यूनिवर्सिटी का अच्छा नाम है, यूनिवर्सिटी जैसी कितनी यूनिवर्सिटीज की कृषि विद्यालयों की सच में। तो पूसा एक इंस्टीट्यूट है, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए मैं चाहती हूँ कि 11वीं 12वीं के लेवल पे हो, बच्चों को स्कूल के लेवल पे खेती किसानी समझ आए, ताकि वो 10वीं 11वीं के बाद जो अपना स्ट्रीम चुनते हैं वो चुन सके। ऐसा ना हो कि आप जैसे मैं शुभ्रा ने शायद एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, उसने बताया भी कि मैंने किया है, पर हम एग्रीकल्चर में अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें औरतों का कोई योगदान ही नहीं है। लड़कियां तो एग्रीकल्चर करती ही नहीं है, उनको तो फिजिकली कमजोर मान लिया जाता है, या मान जाता है कि ये फील्ड का काम है, औरतें क्यों नहीं कर सकती? जब औरतें गुड़ाई, नराई, बुआई हर काम औरतें कर लेती हैं, तो ये कोर्स भी कर लेंगी, ये पढ़ाई भी कर लेंगी, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी बन लेंगी, लेकिन उसमें पेरेंट्स ही मौका नहीं देते। अच्छा, पेरेंट्स मौका देंगे तो जहां वो ब्याह के जाती हैं वो कहते हैं ये क्या काम करो, जाके फील्ड में काले हो रहे हो, तुम्हारा रंग ही खराब हो रहा है। अरे भैया, रंग ही सब कुछ है क्या? मतलब देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन सोसाइटी। हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है जहाँ पे कि लोगों को जो चीज उनके लिए जरूरी है उस चीज पे कोई तवज्जो ही नहीं है, उस चीज पर कोई ख्याल ही नहीं है, उस चीज को तो बहुत सारी चीजें हैं।
मेरा मानना है कि मैं बल्कि मैं एक ट्रेनिंग शुरू करूंगी जब ये लॉकडाउन वगैरह की थोड़ी परेशानियां कम होंगी, ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स के लिए। तो ये फार्म पे कि हम किस तरह से अपने आप को ये कर सके और हेल्दी। हाँ उषा जी, अगर आप हेल्दी खाती हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैं चटनी रोटी खाती हूँ, मेरे अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर मुझे गुस्सा, मैं बता रही हूँ कि जैसे आज मैं रास्ते से आ रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, मैं तुम्हारे साथ ये सब कर, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे एक छुट्टी मिलती है, मैं लड़ जाती, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे एंग्जाइटी नहीं है। मुझे लगता है वो अपनी जगह एकदम सही है, अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद मेरा भी काम करा रहे हैं, भाई कोई पति है, ड्राइवर थोड़े ना है, तो ठीक है। लेकिन ये चीजें शालिनी जी नमस्ते। तो ये सारी चीजें आपको एंग्जाइटी, आपको कॉम्पिटिशन, आप इनसिक्योरिटी किसी भी संबंध में या आपका वो कहते हैं ना स्वस्थ जो होता है शरीर, उसी में स्वस्थ आत्मा होती है। जब आपका मन अच्छा होगा, आप अच्छा खाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव, किसी जीवन में आपको जब तक फुल जीते हैं, और ये इस जिंदगी से बड़ी चीज है। अगर आप सूनर दैट ये समझ लें कि शांति से बड़ी कोई चीज नहीं है जाती है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर सेल्फ। हाँ शुभ्रा, मुझे तुमने बताया कि तुमने एग्रीकल्चर से किया है ये। मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे जो फेसेस थे वो बताए कि मैंने कैसे खेती किसानी मेरे इनकलकेट है मेरे अंदर, और मैंने कैसे जो है खेती पे काम करना शुरू किया। अब मेरे पास कुछ कंसल्टेंसीज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो लेट मी थिंक कि अगर मैं थोड़ा समय उनको दे पाऊंगी। समझिए, मुझे आके बताइए, हम अपना खेत करना चाहते हैं, ऐसे मैं कभी भी, हालांकि इसके लिए मुझे डांट भी खानी पड़ती है और कई बार थकान भी एक्सेस हो जाती है, लेकिन मुझे मेरी छोटी सी मदद अगर कोई कुछ अच्छा कर पा रहा है तो आई शुड डू इट, एंड मैं करती हूँ। ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए रखेंगे, वो इसीलिए रखेंगे कि कोई भी आके सके। कोई चाहता है नमस्ते रेखा जी, कि कोई चाहता है कि हम ये सीखें, स्किलिंग है, तो एक अच्छी लोग समझ सकते हैं, आपकी बातों से समझ सकते हैं की इम्पोर्टेंस। मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज के अलावा आप नेचुरल फार्मिंग भी कर सकते हैं। आप अपने लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा एक मिक्स मैच होना चाहिए, आप हार्ड कोर कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी जैसे कुछ चीजें उन टेक्निक से ही होती हैं, तो आप उन सबको भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल। हमें जो टेक्नोलॉजी ने जो डेवलपमेंट किए हैं और जो हमारी एंसेस्ट्रल नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं कि हम इस देश की जो पुरानी रीति रिवाजें चली आ रही हैं, पहले जैसे था सरसों और गेहूं इकट्ठा उगा दिया, दाल कर दी तो उसको खेत में जोत दिया, ग्रीन मैन्योरिंग कर दी, ढेंचा उगा दिया उसको खेत में जोत दिया। तो ये सब इसलिए ताकि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे मिट्टी को मिलते रहे। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। और साथ में अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, मल्टी लेयर फार्मिंग है, दूसरी चीजें हैं, कुछ हाइब्रिड चीजें जो आपको बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनको भी अडॉप्ट करने में बुराई नहीं होती है। बुराई वहां होती है आप सिर्फ और जो है प्रॉफिट देखते हैं। आप जहां पर ये शायद बहुत देर बाद ये दिया, धोखा दिया। तो ये चीजें हैं कि सब टेक्नोलॉजीज अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको अडॉप्ट करना भी चाहिए। जो नए तरह से रिसर्चेस हो रही हैं उस पर ध्यान भी देना चाहिए, उसको परकोलेट भी करना चाहिए कि हम क्या चीज हमारे लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमें म्यूचुअल बैलेंस बना के चलना होता है जिंदगी में।
की हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारा पानी भी सही रहे, हमारी फसल भी सही रहे, और आगे आने वाले हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक जो है हेल्दी एनवायरनमेंट हो। हम एक ही तरफ इंक्लाइंड होके नहीं चल सकते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं, बहुत, जैसे अब हम लोग नेट फार्मिंग करते हैं, कुछ कंट्रोल टेम्परेचर्स में कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं, या एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जिनका अच्छा मार्केट को जो है उस पे उगाते हैं। एग्जॉटिक वेजिटेबल हाउसेस में हम